नमस्कार साथियों, मैं अंजलि कुमारी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। साथियों, चलिए तो हम आगे बुक में समझते हैं और क्या क्या है। 22 तक मैं YouTube में डाल चुकी हूँ। अगर आप सुनना चाहें तो आप मेरे चैनल में जाके सुन सकते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तर्क और बहस में क्या अंतर है? तर्क और बहस में क्या अंतर है? बहस से आग निकलती है और तर्क से रोशनी। बहस अहंकार और बंद दिमाग से उपजती है, जबकि तर्क खुले दिमाग या सीखने की भावना से उपजता है। बहस में अज्ञानता का अदला बदली होती है, जबकि तर्क में ज्ञान की। बहस से लोगों की मिजाज का पता चलता है, जबकि तर्क से उसकी समझदारी का। बहस में यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि कौन सही है, जबकि तर्क में यह साबित किया जाता है कि क्या सही है। मन में पहले से राय बनाए बैठे व्यक्ति के साथ बहस करना समझदारी नहीं है। ऐसा आदमी बंद दिमाग का होता है, इसलिए हम उसे तर्क से नहीं समझा सकते। एक छोटा दिमाग और बड़ा मुंह आम तौर पर बेबुनियादी बहस को जन्म देता है। तर्क करने के लिए बिना किसी रुकावट के दूसरे इंसान को भी अपने मन की बात कहने का अवसर दे। उसे मन का मैल निकालने दे। उसे हर कदम पर गलत साबित करने की कोशिश न करे। उसे एक मौका कभी न दे कि वह हमको अपने स्तर तक गिरा दे। इसे इज्जत दे और तहजीब से पेश आए। इससे यह दुविधा में पड़ जाएगा। कारण चाहे कोई भी हो, स्थिति को संभालने का सही तरीका यही है कि पहला, धैर्य से सुने। दूसरा, झगड़ा या जवाबी आक्रमण न करे। इससे दूसरा दुविधा में पड़ेगा, क्योंकि इसे झगड़े की उम्मीद रहती है। तीसरा, माफी मांगे जाने की उम्मीद न करे। कुछ लोगों को माफी मांगना बहुत मुश्किल लगता है, चाहे उन्होंने गलती की हो। चौथा, छोटी छोटी बातों में राय का पहाड़ न बनाए। तर्क करने का मतलब सिर्फ सही समय पर ही बात करना ही नहीं है, बल्कि यह भी है कि जो नहीं करना चाहिए उसे न कहा जाए। बच्चों को अपनी बात कहने की कला तो सिखाई जाए, लेकिन पलटकर जवाब देने की नहीं। बड़े होने के नाते हमें भी झगड़ालू बने बिना असहमति व्यक्त करने की कला सीखनी चाहिए। बहस के दौरान एक व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है, उससे उसकी परवरिश का पता चलता है। बहुत पहले मैंने सीख लिया था कि सुअर से कुश्ती कभी नहीं लड़े, आप तो मैले हो जाएंगे। साथ ही यह सुअर को अच्छा लगता है। तर्क शुरू करने के तरीके। पहला, खुले विचार वाले बने। दूसरा, बहस में घसीटे न जाए। तीसरा, बीच में न टोके। चौथा, अपने विचार कहने से पहले दूसरों के विचार सुने। पांचवा, बात स्पष्ट करने के लिए सलाह पूछे। इससे दूसरे व्यक्ति को भी सोचना पड़ेगा। छठा, बात को बढ़ा चढ़ाकर न कहे। सातवां, बात मनवाने के लिए उत्साह दिखाएं पर दबाव न डालें। आठवां, बात अस्वीकार करने के लिए तैयार रहे। नौवां, छोटी बातों पर लचीला रवैया अपनाएं, लेकिन अपने सिद्धांतों पर नहीं। दसवां, इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा न बनाएं। 11वां, अपने प्रतिद्वंदी को ठेस पहुंचाए बिना उसे आराम से पीछे हटने का मौका दे। बात ठुकराए जाने से उसे ठेस लग सकती है। 12वां, नरम लफ्जों में ठोस तर्क पेश करें, ना कि करे लफ्जों में हल्के तर्क। किसी अज्ञानी को बहस से हराना नामुमकिन है। उसके तर्क कमजोर होते हैं, पर लफ्ज तीखे और कठोर। विचार विमर्श के दौरान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अच्छा साबित हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है
हो सकता है मैं गलत हूँ। बहस को खत्म करने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि हम अपनी अज्ञानता दिखाते हुए इस तरह के सवाल पूछें, हम ऐसा क्यों महसूस करते हैं? क्या हम थोड़ा और विस्तार से बता सकते हैं? क्या हम अपनी बात थोड़ी और स्पष्ट कर सकते हैं? अगर इनमें से किसी से भी बात न बने तो ज्यादा बेहतर होगा कि अदब और तहजीब से अपनी सहमति जाहिर करें। 13वां कदम, पीठ पीछे बातें ना करें। याद रखें, जो लोग हमारे सामने दूसरों की बातें करते हैं वे हमारी पीठ पीछे हमारे बारे में भी बातें करते हैं। गप हारने और झूठ बोलने के बीच करीबी रिश्ता है। एक गप्पी बातें सुनना तो जल्दबाजी में है, मगर उन्हें मजे लेकर सुनना है। वह अपने काम पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि न तो उसके पास काम होता है और न ही दिमाग। गप्पी की दिलचस्पी काम की बातों से ज्यादा उड़ती खबरों को सुनने में होती है। गप मारना एक ऐसी कला है जिसमें कुछ खास कहा भी नहीं जाता और न ही कुछ अनकहा छूटता है। किसी ने ठीक ही कहा है, छोटे लोग दूसरों के बारे में बातें करते हैं, मध्यम स्तर के लोग चीजों के बारे में बात करते हैं और महान लोग विचारों के बारे में बात करते हैं। गप मारने से किसी के चरित्र की निंदा और बदनामी भी हो सकती है। गप सुनने वाले उतने ही दोषी है जितने कि गप मारने वाले। गप हाकने वाला अक्सर अपनी ही बातों के जाल में फंस जाता है। गप्पी इंसान का आदर नहीं करता, वह दिलों को तोड़ता है, जिंदगियों को तबाह करता है। वह धूर्त और दुर्भावना से भरा होता है। वह असहाय और कमजोर इंसान को अपना शिकार बनाता है। गप की रोकथाम मुश्किल होती है, क्योंकि उनकी न तो कोई शक्ल होती है न ही नाम। गप लोगों की प्रतिष्ठा को आंच पहुंचाती है, सरकारों का तख्ता पलट देती है, वैवाहिक जीवन में दरार डाल देती है, कैरियर बर्बाद कर देती है, निर्दोषों को रुलाती है, दिलों को चोट पहुंचाती है और नींद उड़ा देती है। अगली बार जब हम गप का मजा ले रहे हो तो खुद से पूछो, क्या हम में सच्चाई है? क्या हम में सभ्यता और उदारता है? क्या यह जरूरी है? क्या मैं अफवाहें फैला रहा हूँ? क्या मैं दूसरों के बारे में अच्छी कहता हूँ? क्या मैं अफवाहें फैलाने में मजा लेता हूँ और इसके लिए दूसरों को उकसाता हूँ? क्या मेरी बातचीत इन शब्दों से शुरू होती है, किसी से न कहना? क्या मैं गोपनीयता बनाए रख सकता हूँ? गप मारने से बचे। याद रखें, छोटे मुंह वाले बड़ी बातें करते हैं। 14वां कदम, अपने वादों को वचनबद्धता में बदलिए। वादा और वचनबद्धता में क्या अंतर है? वादा इरादे को जाहिर करता है। वचनबद्धता का मतलब यह होता है कि वादा हर हाल में निभाया जाएगा, चाहे कुछ भी हो। मैं गैर कानूनी और अनैतिक बातों को शामिल नहीं कर सकता हूँ। वचनबद्धता चरित्र की देन होती है और विश्वास को बढ़ाती है। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि अगर लोग एक दूसरे को दिए गए वचन को न निभाए तो वह संसार कैसा होगा? फिर इसके बीच कैसा रिश्ता होगा? पति पत्नी के बीच, मालिक और कर्मचारी के बीच, माँ बाप और बच्चों के बीच, खरीदार और बेचने वालों के बीच, छात्र और शिक्षक के बीच। वचनबद्धता के बगैर रिश्ते छिछले और खोखले होते हैं। ये सुविधा पर निर्भर होते हैं और इसलिए थोड़े समय तक ही टिकते हैं। वचनबद्धता के बिना आज तक कोई अस्थायी चीज नहीं रची जा सकी। वचनबद्धता कहती है, अनजाने भविष्य में मैं स्थिर हूँ।
बहुत से लोग वचनबद्धता को बंध जाना समझने की भूल करते हैं। वास्तव में यह सच नहीं है। वचनबद्धता हमारी आजादी नहीं छीनती, वास्तव में यह हमको और आजादी देती है, क्योंकि इससे हम सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारी सबसे महत्वपूर्ण वचनबद्धता अपने मूल्यों के साथ होती है, इसलिए यह जरूरी है कि हमारे मूल्य अच्छे हो। मिसाल के तौर पर, अगर मैं एक ऐसे नेता को समर्थन देने का वचन देता हूँ जो बाद में एक चरस गांजे का व्यापारी बन जाता है, तो क्या मुझे अपना वचन निभाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। वचनबद्धता सुख और दुख में रिश्तों की मजबूती बनाए रखती है। यह इंसान की शख्सियत और रिश्तों में झलकती है। 15वां कदम, एहसान तो माने लेकिन दूसरों से एहसानमंद होने की उम्मीद न करें। एहसान एक खूबसूरत शब्द है। एहसान एक एहसास है। यह हमारी शख्सियत को सुधारता है और चरित्र बनाता है। एहसानमंद होने का एहसास विनम्रता से पैदा होती है। यह दूसरों के प्रति शुक्रगुजार होने का एक भाव भी है। यह भाव दूसरों के प्रति अपनाए गए हमारे नजरिए से पता चलता है और हमारे व्यवहार में झलकता है। एहसान का मतलब किसी अच्छाई का बदला चुकाना नहीं है, क्योंकि एहसान सिर्फ एक लेन देन नहीं है। दया, आपसी समझदारी और धैर्य कीमत नहीं चुकाई जा सकती। एहसानमंद होने का एहसास हमें क्या सिखाता है? यह हमें आपसी सहयोग और एक दूसरे के प्रति समझ की कला सिखाती है। एहसानमंद होने के एहसास में ईमानदारी होनी चाहिए। सीधे सीधे शब्दों में धन्यवाद कहकर भी इस भावना को दर्शाया जा सकता है। अक्सर हम लोगों ने बहुत नजदीकी लोगों जैसे जीवन साथी, संबंधी, दोस्त का शुक्रगुजार होना भूल जाते हैं। एक सच्चे और ईमानदार इंसान का चरित्र और शख्सियत बनाने वाले गुणों में एहसानमंद होने के एहसास का दर्जा सबसे ऊंचा है। एहसास मानने की राह में अक्सर अहंकार रुकावट बनता है। एहसानमंद होने का नजरिया जीवन के प्रति हमारा भाव बदल देता है। एहसानमंद होने के एहसास और विनम्रता के गुणों को हम अपना लेते हैं तो हमारा व्यवहार अपने आप ही सही होने लगता है। एहसानमंद होने की भावना हमारे जीने के तरीके से जाहिर होने चाहिए। इसका जितना भी इजहार किया जाए वह कम है। हम इसे एक साधारण सी मुस्कान, धन्यवाद या प्रशंसा के भाव से जाहिर कर सकते हैं। सोचिए, जिंदगी में हमारे लिए सबसे कीमती चीज क्या है? वे क्यों कीमती है? अक्सर उपहार देने वाले की कीमत उपहार से कई ज्यादा होती है, लेकिन जो चीजें हमारे पास पहले से मौजूद होती है, यदि कोई उन्हीं चीजों को उपहार के तौर पर देता है तो हम अक्सर एहसान की भावना व्यक्त नहीं करते। मुड़कर देखिए और उन लोगों को याद करने की कोशिश कीजिए जिनका हमारे जीवन पर अच्छा असर पड़ा हो। ऐसे लोगों में माँ बाप, शिक्षक या कोई भी दूसरा व्यक्ति हो सकता है जिसने हमारी सहायता करने के लिए भरपूर समय दिया हो। शायद देखने में ऐसा लगे कि उन्होंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। उन्होंने हमारे लिए अपनी इच्छा से अपने समय, मेहनत, पैसे और कई चीजों का त्याग किया है। उन्होंने हमारे प्रति प्रेम के कारण ऐसा किया, न कि हमसे धन्यवाद पाने के लिए। किसी मोड़ पर
व्यक्ति इस बात को महसूस करता है कि उसकी जिंदगी को संवारने में कितनी मेहनत की गई है। शायद उन्हें धन्यवाद देने के लिए अब भी देर नहीं हुई है। जीसस की कहानी। जीसस के बारे में एक कहानी है कि उन्होंने एक बार 10 कोढ़ियों का कोढ़ ठीक कर दिया और जब वे मुड़े तो सिर्फ एक को छोड़कर सब जा चुके थे। उसमें जीसस को धन्यवाद देने की विनम्रता थी। जब जीसस बोले, मैंने कुछ नहीं किया। इस कहानी से क्या सबक मिलता है? ज्यादातर लोग आसान फरामोश होते हैं। आसान मानने वाला इंसान मुश्किल से मिलता है। जीसस ने सचमुच उन्हें नया जीवन दिया और कहा, मैंने कुछ नहीं किया। जीसस की तरह हमें भी किसी से आसान मानने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ऊपर का उदाहरण हमारे व्यवहार और शख्सियत में कैसे लागू होता है। हम किसी को थोड़े दिनों के लिए रोटी कपड़ा दे देते हैं तो कहते हैं, देखो मैंने इसके लिए कितना किया। हम अपने इस परोपकार को अपने दिमाग में कितना बढ़ा चढ़ा देते हैं। हम लोगों को अक्सर ऐसी बातें कहते सुनते हैं, अक्सर मैं नहीं होता तो यह आदमी आज सड़क पर होता। उसमें कितना अहंकार है। संयोग से जब लोग दूसरों से काम निकालने के लिए ऐसी बातें करते हैं, संयोग से क्या आप मेरे लिए यह कर सकते हैं, ऐसा कहकर वे काम करने या न करने के महत्व को कम कर देते हैं। मैंने यह पाया कि अगर हम जिंदगी में किसी के लिए कोई भी काम करते हैं तो यह संयोग से नहीं होता, बल्कि हमेशा खास तौर पर होता है। एक अच्छे इंसान के नजरिए से देखा जाए तो वह कोई काम आसान करने के लिए नहीं करता। अगर दूसरे की मदद करना संभव हो और वह फिर भी न की जाए तो यह बहुत दुख की बात है। लेकिन मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि संयोग से कुछ भी घटित नहीं होता। यह हमेशा खास तौर से घटित होता है और ऐसा मानना ही उचित है। 16वां कदम, भरोसेमंद और वफादार बने। पुरानी कहावत है, एक छटाक वफादारी एक शेर चालाकी से ज्यादा अच्छी है। यह सर्वव्यापी और अटल नियम है। काबिलियत बहुत जरूरी है, लेकिन भरोसेमंद होना अनिवार्य है। अगर हमारे साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें सारी खूबियां हैं लेकिन वह भरोसेमंद नहीं है, तो क्या हम ऐसे व्यक्ति को अपनी टीम में रखना पसंद करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। बचपन के 2 ऐसे दोस्त थे जो स्कूल, कॉलेज और यहाँ तक कि फौज में भी साथ ही भर्ती हुए। युद्ध छिड़ आया और दोनों एक ही यूनिटी में थे। एक साथ उन पर हमला हुआ। चारों तरफ गोलियां बरस रही थी। ऐसे में अंधेरे से एक आवाज आई, हैरी इधर आओ, मेरी मदद करो। हैरी ने अपने बचपन के दोस्त बिल की आवाज फौरन पहचान ली। उसने अपने कैप्टन से पूछा, क्या मैं जा सकता हूँ? कैप्टन ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दे सकता। मेरे पास पहले से ही आदमी कम है। मैं अपने एक और आदमी को नहीं खोना चाहता। साथ ही बिल की आवाज से भी ऐसा लगता है कि वह बचेगा नहीं। हैरी चुप रहा। फिर वही आवाज आई, हैरी आओ, मेरी मदद करो। हैरी चुप बैठा रहा क्योंकि कैप्टन ने उसे जाने की इजाजत नहीं दी थी। वही आवाज बार बार आई। हैरी अपने को और ज्यादा रोक नहीं सका और उसने
कैप्टन से कहा, कैप्टन वह मेरे बचपन का दोस्त है, मुझे उसकी मदद के लिए जाना ही होगा। कैप्टन ने बेमन से उसे जाने की इजाजत दे दी। हैरी अंधेरे में रोंगता हुआ आगे बढ़ा और बिल को खींचकर अपने खड्डे में ले आया। उन लोगों ने पाया कि बिल तो मर चुका है। अब कैप्टन नाराज हो गया और हैरी पर चिल्लाया, मैंने कहा था ना कि वह नहीं बचेगा, वह मर गया है और तुम भी मारे जाते। मैं अपना एक और आदमी खो बैठता। तुमने वहां जाकर गलती की थी। हैरी ने जवाब दिया, कैप्टन मैंने जो किया वह ठीक किया था। जब मैं बिल के पास पहुंचा तो वह जिंदा था और उसके आखिरी शब्द थे, हैरी मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे। अच्छे रिश्ते बड़ी मुश्किल से बनते हैं और एक बार बन जाए तो उन्हें निभाया जाए। हमसे अक्सर कहा जाता है अपने सपने को साकार करो, मगर हम अपने सपनों को दूसरों की कीमत पर असलियत का रूप नहीं दे सकते। ऐसा करने वाले के पास चरित्र नहीं होता। हमें अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों के लिए जिनकी हम परवाह करते हैं और जो हम पर निर्भर है, अपने निजी हितों का त्याग करना चाहिए। 17वां कदम, मन में मैल न रखें। कूड़ा इकट्ठा करने वाले न बने। क्या हमने वह कहावत सुनी है, माफ कर दो। माफ तो कर सकता हूँ लेकिन भूल नहीं सकता। जब एक व्यक्ति माफ करने से इनकार कर देता है तो वह उन सभी दरवाजे को बंद कर देता है जिसे खोलने की किसी दिन उसे जरूरत पड़ सकती है। जब हम मन में वैर और द्वेष का भाव रखते हैं तो इससे ज्यादा नुकसान किसको होता है, किसको पहुंचता है? खुद अपने को। जिम और जेरी बचपन के दो दोस्त थे, मगर किसी कारण से उनकी दोस्ती में दरार पड़ गई। वे 25 साल तक एक दूसरे से नहीं बोले। जेरी मृत्युयास पर पड़ा था और दिल पर बोझ लेकर मरना नहीं चाहता था। इसलिए उसने जिम को बुलवाया और माफी मांगते हुए कहा, हम एक दूसरे को क्षमा कर दे और पिछली बातों को भूल जाएं। जिम को भी यह बात अच्छी लगी। एक दिन उसने जेरी से अस्पताल जाकर भेंट करने का फैसला किया। उन्होंने बीते पिछले 25 सालों को याद किया। उसने मतभेदों को भुलाया और कुछ घंटे साथ गुजारे। जब जिम जाने वाला था, जेरी पीछे से चिल्लाकर बोला, जिम अगर मैं नहीं मरा तो याद रखना यह माफी मानी नहीं जाएगी। द्वेष भाव रखने के लिए जीवन बहुत छोटा है, द्वेष रखना व्यर्थ है। लानत है मुझ पर। जहाँ एक तरफ द्वेष रखना अच्छी बात नहीं है, वहीं बार बार चोट खाना भी अच्छी बात नहीं है। किसी ने ठीक ही कहा है, तुम मुझे एक बार धोखा देते हो तो तुम पर लानत है, तुम मुझे दोबारा धोखा देते हो तो तुझ पर लानत है। जॉन कैडरी ने एक बार कहा था, किसी को माफ कर दो लेकिन उसका नाम मत भूलो। मैं निश्चय ही कह सकता हूँ कि उसका मतलब यह था कि दोबारा ठगा जाना या धोखा खाना अक्लमंदी नहीं है। 18वां कदम, सच्चे, ईमानदार और निष्कपट बने। ईमानदारी का मतलब नकली और झूठा बनने से बचना और सच्चा एक असली बनना है। भरोसेमंद आदमी के रूप में बनाए। अगर हम दफ्तर और समाज के रिश्तों को बनाने वाली कोई चीज है तो वह है सच्चाई। अपना वचन का निभाना, ईमानदारी से खुलापन, विश्वसनीयता और साफ बोलने की प्रेरणा आती है। यह अपने और दूसरों के प्रति सम्मान दर्शाती है। ईमानदारी का मतलब ईमानदार होना है, न कि ईमानदार
दिखाना। झूठ की रफ्तार भले ही तेज हो मगर सच टिकाऊ होता है। ईमानदारी कंपनी के टाइटल या ब्रोशर में नहीं बल्कि लोगों के चरित्र में पाई जाती है। क्या अपनी ईमानदारी से समझौता करना और जीतने या आगे बढ़ने के लिए जल्दी कामयाबी दिलाने वाले गलत रास्ते चुनना उचित है? बेईमानी से जीती हुई ट्रॉफी हासिल करके क्या कोई इंसान वास्तव में खुश रह सकता है? ट्रॉफी जीतने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है एक अच्छा इंसान बनना। एक कहानी है, एक सेर मक्खन। एक किसान ने एक बेकर को रोज एक सेर मक्खन बेचा करता था। एक दिन बेकर ने यह परखने के लिए मक्खन एक सेर है या नहीं उसे तौला और पाया कि मक्खन कम था। इस बात से वह गुस्सा हो गया और किसान को अदालत में ले गया। जज ने किसान से पूछा कि उसने तौलने के लिए किस बाट का इस्तेमाल किया था। किसान ने जवाब दिया, हुजूर मैं अज्ञानी हूँ, मेरे पास तौलने के लिए कोई सही बाट नहीं है, लेकिन मेरे पास एक तराजू है। जज ने पूछा, तो तुम मक्खन को कैसे तौलते हो? किसान ने जवाब दिया, इसने मक्खन तो मुझसे अब खरीदना शुरू किया है। मैं तो बहुत पहले से इससे एक सेर ब्रेड खरीदता रहा हूँ। रोज सुबह जब बेकर ब्रेड लाता है तो मैं ब्रेड को बाट बनाकर बराबर का मक्खन तौल कर दे देता हूँ। अगर इसमें किसी का दोष है तो वह है बेकर का। जिंदगी में हमें वही वापस मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। हम जब भी कोई काम करें तो खुद से यह सवाल पूछे, क्या मुझे जो पैसा मिलता है मैं उसके बराबर की मेहनत भी कर रहा हूँ? ईमानदारी और बेईमानी एक आदत बन जाती है। कुछ लोग ईमानदारी की प्रैक्टिस करते हैं और चेहरे पर जरा सी भी सिकन लाए बिना बड़ी आसानी से झूठ बोल सकते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो इतना झूठ बोलते हैं कि सच क्या है यह भी भूल जाते हैं, मगर वे किसे धोखा दे रहे हैं, किसी और को नहीं बल्कि खुद को। ईमानदारी तहजीब से पेश की जा सकती है। कुछ लोग निर्दयी ढंग से ईमानदार होने पर गर्व महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें ईमानदारी के बजाय उस निर्दयता में ज्यादा आनंद आता है। ईमानदारी बरतने में शब्दों के चुनाव और व्यवहार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथियों, अगर ये बुक आपको आगे भी सुनना है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। वंदे मातरम।